प्रिय छात्रों, आज हम देखते हैं लेखांकन परंपराएं। परंपराओं से क्या आशय है? जब कुछ चीज़ें अधिकाधिक प्रचलन में आ जाती हैं और धीरे धीरे जीवन का आवश्यक अंग बन जाती हैं और बाद में उन्हें परंपराओं या प्रथाओं के नाम से जाना जाने लगता है, और ये परंपराएं ही धीरे धीरे सर्वमान्य हो जाती हैं और नियम, सिद्धांत या अवधारणाओं का रूप ले लेती हैं। लेखांकन में बहुत सी परंपराएं हैं। इन परंपराओं का अनुसरण नहीं करने पर कोई सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं होती है, लेकिन इसका पालन करने से लेखों की उपयोगिता अवश्य बढ़ जाती है। वर्तमान में लेखों को अधिकाधिक उपयोगी बनाए जाने के कारण ही लेखांकन की बहुत सी परंपराओं का पालन किया जाने लगा है, और इसमें से कुछ हैं जिसमें पहली है अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की परंपराएं। इसका क्या आशय है? सबसे पहले तो देखें रूढ़िवादिता का तात्पर्य क्या है। इसका आशय है कि किसी भी लेखा अवधि में समस्त तथा संभावित हानियों का, चाहे उनका वास्तविक राशियों का पता भी न हो, पर्याप्त आयोजन किया जाए। अर्थात एक लेखापाल को लेखाकर्म करते समय सभी संभावित हानियों के लिए व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए, परंतु लाभों की पूर्ण आशा नहीं करनी चाहिए। इसे लेखांकन में सुरक्षा की परंपरा या बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। इस परंपरा के लेखांकन में उपयोग के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला, डूबत या संदिग्ध ऋणों, बट्टे के लिए देनदारों पर आयोजन का निर्माण करना। दूसरा है स्टॉक का लागत मूल्य या बाजार मूल्य से जो भी कम है उस पर मूल्यांकन करना। तीसरा है विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ावों के लिए आयोजन करना। चौथा है लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन न करना। इसी प्रकार से अनिश्चित जीवन काल वाली अमूर्त संपत्तियों में जैसे ख्याति, उसे अपलिखित करना। डेप्रिसिएशन की सीधी रेखा पद्धति की तुलना में रिटर्न डाउन वैल्यू या अपलिखित मूल्य विधि को अपनाना। इसी प्रकार से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम की चुकाई गई राशि के बजाय समर्पण मूल्य पर चिट्ठे में दिखाना। तथा लास्ट है ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का उनके निर्गमन के समय ही प्रावधान करना। तो ये सब रूढ़िवादिता की परंपरा के अंदर आते हैं, जिसके अंदर लेखापाल एक सुरक्षा की भावना से इन पर आयोजन बनाता है। इसके बाद है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। वर्ष भर में जितने भी व्यवहार किया जाता है उसका सारांश अंतिम खातों के रूप में प्रकट होता है, और लाभ हानि खाते वर्ष भर की क्रियाओं का प्रतिफल प्रकट करता है, और चिट्ठा वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इन अंतिम लेखा विवरणों में स्वामी, ऋणदाताओं, बैंक, कर्मचारियों, सरकार, समाज आदि सभी का हित होता है, और इन्हीं पर विश्वास करके वे इनमें प्रदत्त सूचनाओं से प्रभावित होकर वे सभी पक्षकार अपने अपने निर्णय लेते हैं। अतः कुशल लेखापाल का चाहिए कि उसके द्वारा तैयार किए गए विवरण पूर्णतः सत्य हों तथा समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को उसमें दिखलाया गया हो। अस्पष्टता या संदिग्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस परंपरा के आधार पर ही वर्तमान में अधिकांश कंपनियां पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े, अनुसूचियों के रूप में विस्तृत सूचनाएं आदि शामिल करने लगी हैं, और एक लेखापाल को अंतिम खाते बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि स्थायी संपत्तियों, विनियोग या स्कंध स्टॉक किस आधार पर स्थिति विवरण में दर्शाए गए हैं। दूसरा है कि पिछली लेखा अवधि एक वर्तमान लेखा अवधि के लेखांकन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हों तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, और इसका अंतिम खातों पर पड़ने वाले प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाए जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन की डेट में चेंज किया गया है
तो उसे इसमें दिखाना चाहिए। तीसरा है, जो तथ्य लाभ हानि खाते एवं चिट्ठी में प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें नीचे टिप्पणी के रूप में स्पष्ट दिखा दिया जाना चाहिए। अंतिम खातों में किन किन तथ्यों को कम से कम अवश्य प्रकट किया जाना चाहिए, इस संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम व चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते का प्रारूप दिया गया है। अब इसके बाद है महत्वता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। इस परंपरा के अनुसार एक लेखापाल को उन्हीं तथ्यों घटनाओं को वार्षिक लेखों में प्रदर्शित करना चाहिए जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्व के हों। व्यावसायिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण व सारहीन बातों को की उपेक्षा करनी चाहिए। कौन सी घटनाएं एवं तथ्य महत्वपूर्ण हैं, वह व्यवसाय के आकार, प्रकृति एवं स्वामित्व को देखते हुए उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। कोई एक सूचना किसी एक व्यवसाय में निरर्थक हो सकती है, वही दूसरे व्यवसाय में वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। निरर्थक व कम महत्व की बातों को अंतिम खातों में प्रदर्शित करने से अंतिम खाते अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं और महत्वपूर्ण सूचनाओं का महत्व गौण हो जाता है। उनकी उपयोगिता भी कम होने लगती है तथा समय व श्रम का भी अपव्यय होता है। और इस संबंध में दो बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला है कि क्या जो भौतिक सूचना देनी है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं उसे उसी रूप में न देकर वैकल्पिक ढंग से देने पर क्या वह संबंधित पक्षकारों के निर्णय को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। जैसे वर्ष के अंतिम दिन एक बड़े व्यवसाय में बची हुई ऑलपिनों की गणना करना, पूरी तरह से काम न ली गई पेंसिलों या कार्बनों का स्टॉक के रूप में प्रदर्शित करना व पूर्ण विवरण देना लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है। लेकिन ऐसी सूचना विस्तृत रूप से देने से समय व शक्ति को व्यर्थ करना है, तो इसे कुल मिलाकर स्टेशनरी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और दूसरा है, क्या पूर्ण शुद्धता आवश्यक है। क्या सापेक्षिक शुद्धता से काम नहीं चलाया जा सकता। करोड़ों के व्यवसाय के अंतिम खातों में मदों को पैसों तक प्रदर्शित करना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इसे निकटतम गणना में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी परंपरा के आधार पर यह तथ्य भी सामने आता है कि सभी प्रकार के व्ययों एवं छोटी छोटी संपत्तियों के लिए अलग अलग खाते खोलना आवश्यक है। उपयोगिता के आधार पर छोटे छोटे खर्चों को विविध व्यय के नाम से सम्मिलित कर लिया जाता है तथा छोटी छोटी संपत्तियों को उसी वर्ष में खर्चों के रूप में मानकर अपलिखित कर दिया जाता है, जैसे कि छोटी छोटी स्टेशनरी। इसके बाद है संगति या एक रूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। लेखांकन के में बहुत से व्यवहार सब्जेक्टिविटी से प्रभावित होते हैं, यानी कि व्यक्ति के खुद के स्वयं के डिसीजन से प्रभावित होते हैं तथा समय एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्रचलित पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे कि हास की रीतियाँ, संचय तथा आयोजन, काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन आदि। लेखा अवधि के आधार पर ऐसा परिवर्तन लेखों की तुलनात्मकता को नष्ट कर देता है तो विभिन्न पक्षकारों के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि इस परिवर्तन को बिना ध्यान में रखे हुए निर्णय लिए जाते हैं तो वे अत्यधिक खतरनाक होते हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से लेखा अवधि के रिकॉर्डों में एक रूपता रखने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। लेखापाल को ये चाहिए कि जिस पद्धति का विकल्प का चुनाव एक बार कर लिया है उसमें यथासंभव परिवर्तन न करे, और यदि परिवर्तन अवश्यंभावी हो तो इस प्रकार के परिवर्तन एवं उसके अंतिम खातों पर पड़ने वाले प्रभाव को टिप्पणी के रूप में अवश्य दिखाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपनाई जाने वाली पद्धति में स्थिरता, एक रूपता होनी चाहिए ताकि लेखों में संगति की तुलनात्मकता बनी रहे और इसमें लेखों से संबंधित सभी पक्षों का विश्वास भी बढ़ता है। जैसे यदि कोई एक व्यवसायी संपत्तियों पर हास की स्थायी पद्धति अपनाता है तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रतिवर्ष वह विभिन्न पद्धतियों को बदलता चला जाएगा। स्टॉक के मूल्यांकन में लागत एवं बाजार मूल्य में कम पद्धति को अपनाकर उसे केवल बाजार मूल्य पर दिखाने की पद्धति को अपनाना।
आदि। इस प्रकार ये था आपका संगति या एक रूपता की परंपरा। लास्ट है कानून के पालन की परंपरा। लेखांकन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। एक व्यवसाय को विभिन्न प्रकार के कानून जैसे कंपनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, आयकर एवं बिक्री कर अधिनियम आदि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लेखापाल को चाहिए कि लेखांकन में सभी कानूनों का ध्यान रखे और अंतिम खातों में वैधानिक आवश्यकता के अनुसार निर्णय ले या अनुरूप तैयार करे। अब है आधारभूत लेखांकन मान्यताएं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ने अपने द्वारा निर्मित लेखा प्रमाप, जो कि हम देखेंगे प्रमाप 1 AS1 लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण में आधारभूत लेखांकन मान्यताएं बताई हैं, जिसमें पहला है निरंतरता, जो हम देख चुके हैं, एकरूपता और उपार्जन। इन तीनों मान्यताओं का विस्तृत विवरण हम अभी कर चुके हैं। लेखा प्रमाप 1 या जो AS1 है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण के अनुसार अगर कोई संस्था ये जो 3 आधारभूत लेखांकन मान्यताएं का अनुसरण नहीं कर पाती है तो उन्हें अपने वित्तीय विवरणों के अंतर्गत इस तथ्य को समुचित विवरण पृथक रूप से दर्शाना होगा। परंतु अगर कोई संस्था इसका अनुसरण कर रही है तो उन्हें इस किसी प्रकार का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत सामान्य व जरूरी माना गया है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश है, जो कि हमने देखा लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं व मान्यताएं। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, नया चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। या अभी आपको लेखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और है आपका नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।